बेटा हम लोग, मैंने सोचा है कि हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी से शुरू करेंगे, जूलॉजी में फिर देखेंगे और भी टॉपिक्स जितने भी हम लोग कवर कर पाएंगे, इंक्लूडिंग जूलॉजी एंड बॉटनी, बोथ द पार्ट्स वी विल ट्राई टू कवर। ठीक है, और जितनी जल्दी हो पाएगा उतना हम लोग कोशिश करेंगे कवर करने की। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी को हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी से बेटा अगर हम लोग बात करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी की, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी से हर साल लगभग आपको 18 to 20 क्वेश्चंस नीट के एग्जाम में मिलते हैं। ठीक है, और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है आप सबको पता होगा, 4 नंबर का होता है, तो लगभग 80 मार्क्स आ जाता है आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी से। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स विद रिस्पेक्ट टू नीट एग्जाम। और इसी से हम लोग शुरू करते हैं। इसमें कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे डाइजेशन हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, सर्कुलेशन पढ़ेंगे, स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, और फिर एंड में हम लोग क्या पढ़ेंगे, और एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें हम लोग हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको टोटली एनसीईआरटी बेस्ड पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी उतना टाइम नहीं है हम लोगों के पास कि हम लोग बहुत ज्यादा वाइड एरिया को कवर करें सिलेबस के। सिर्फ हम लोग उतना कोशिश करेंगे जितना हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, और जितना हम बताएंगे उसके बाहर से कुछ नहीं जाएगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, और आप कोशिश करिए कि एनसीईआरटी अरेंज कर लीजिए, अगर नहीं है, और अगर है तो अभी उसको अपने पास रखिए। ठीक है, और एक नोट्स के लिए आप अपनी कॉपी रखिए, और नोट्स साथ में बनाते हुए चलिएगा। क्लास के एंड में मैं नोट्स की पीडीएफ भी आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी में सबसे पहले तो हम लोगों को समझना होगा बेटा कि फिजियोलॉजी किसे कहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होता है? फिजियोलॉजी की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, तो फिजियोलॉजी वो एक्टिविटीज होती हैं जो कोई भी ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अपने आप को जीवित रखने के लिए। यानी जो भी एक्टिविटीज कोई ऑर्गेनिज्म अपने आप को जिंदा रखने के लिए परफॉर्म करता है, वो सब किस में इंक्लूड की जाती हैं, फिजियोलॉजी में इंक्लूड की जाती हैं। तो पहले तो इसका मतलब समझ लेते हैं, ये क्या होता है, द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड by any living organism to keep itself alive। ठीक है, कोई भी एक्टिविटीज जिसको किए बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं, ठीक है, डेथ हो जाएगी। इसको हम लोग किस में पढ़ते हैं बेटा, फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। इसको हम लोग किस में पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी में पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो फिजियोलॉजी को दो पार्ट्स में हम लोगों के सिलेबस में बांटा गया है। जैसे एक जिसमें हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, और दूसरा पार्ट वो है जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। वन इज अवर प्लांट फिजियोलॉजी एंड अदर इज अवर ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, एक है प्लांट फिजियोलॉजी और दूसरा कौन सा है, ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो इसी को हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले प्लांट फिजियोलॉजी में क्या होगा, जो एक्टिविटीज प्लांट अपने आप को जिंदा रखने के लिए परफॉर्म करता है उसको हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। जो एक्टिविटीज एनिमल्स या ह्यूमन अपने आप को जिंदा रखने के लिए परफॉर्म करते हैं उसको हम लोग किस में पढ़ते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। उसको हम लोग किस में पढ़ते हैं बेटा, ह्यूमन फिजियोलॉजी में उसको पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, तो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस हम क्लास के एंड में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बेटा, जो भी आपके डाउट्स हैं। ठीक है, बाकी हम लोग पढ़ने की पूरी कोशिश करते हैं बहुत अच्छे से। तो अभी आप पूरा फोकस रखिए, किस पर, पूरा फोकस रखिए आप जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पे। ठीक है, आपके जो डाउट्स वगैरह हैं वो आप लिखते रहिएगा, उसको हम एंड में कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बेटा इतने सारे बच्चे हैं तो एक साथ हम क्वेश्चन अगर बताने लगेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो इकट्ठा सबके क्वेश्चंस की क्वेरी को हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो प्लांट फिजियोलॉजी यानी जो एक्टिविटीज प्लांट अपने आप को जिंदा रखने के लिए करता है उसको हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, और जो एक्टिविटीज ह्यूमन अपने आप को जिंदा रखने के लिए करते हैं उसको हम लोग किसमें पढ़ते हैं बेटा, ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। एक बेसिक सी बात प्लांट फिजियोलॉजी की और एनिमल ह्यूमन फिजियोलॉजी की ये होती है कि प्लांट फिजियोलॉजी की अगर बात करते हैं तो प्लांट फिजियोलॉजी का फादर किसे कहते हैं, हु इज नोन एज फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। बेटा प्लांट फिजियोलॉजी का फादर किसे कहते हैं हम लोग, ही इज स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी।
और ह्यूमन फिजियोलॉजी का फादर हम लोग किसे कहते हैं? ही इज नन अदर देन अवर विलियम हार्वे। विलियम हार्वे साहब को हम लोग क्या कहते हैं? फादर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। आई होप आपने विलियम हार्वे का नाम सुना होगा। अगर आपने कभी सर्कुलेशन पढ़ा हो तो विलियम हार्वे ने क्या किया था? फिशेज में ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी। ठीक है, और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? फादर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी भी इनको कहा जाता है। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं और ह्यूमन फिजियोलॉजी का अपना पहला टॉपिक उठाते हैं बेटा, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला टॉपिक, दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को हम लोग पढ़ेंगे यहां पर, और हम कोशिश करेंगे ताकि आपको जल्दी से हम लोग सिलेबस को कवर करें। तो सबसे पहला वर्ड यहां पर जो हमारी एनसीईआरटी में दिया है चैप्टर के नाम में, दैट इज डाइजेशन, और दूसरा वर्ड है हमारा एब्जॉर्प्शन। तो डाइजेशन क्या होता है बेटा? डाइजेशन का मतलब हम सबको हिंदी में पता है, पाचन, यानी कि खाने का हजम होना, खाने का डाइजेस्ट होना, खाने का पचाना, ये क्या कहलाता है बेटा? ठीक है, इसको हम लोग डाइजेशन कहते हैं। यानी कि, और बायोलॉजिकल टर्म में हम लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे बायोलॉजिकल वे में? ऐसा प्रोसेस जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड को किसमें बदला जाता है? सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में बदला जाता है। सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में बदला जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डाइजेशन। यानी कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा प्रोसेस जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड को किसमें बदलते हैं? डाइजेस्टेड फूड में बदलते हैं। या फिर जैसे मंतशा ने एकदम सही कहा कि जिसमें हम लोग बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स को, किसको? बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स को किसमें बदलते हैं बेटा? बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में बदलते हैं। एक एक बात समझते हुए चलिएगा। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स से किसमें बदला जाता है? बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में बदला जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डाइजेशन कहा जाता है। बात समझिएगा, डाइजेशन जो होता है बेटा, ये हमेशा किसी ना किसी एंजाइम की प्रेजेंस में, ये हमेशा किसी ना किसी एंजाइम की प्रेजेंस में होता है और एक डेफिनिट पीएच वैल्यू पर होता है। ऐसा नहीं होगा कि आप कॉम्प्लेक्स से सिंपल बना रहे हैं और एंजाइम नहीं डाल रहे हैं तो वो डाइजेशन नहीं है। वो कोई और प्रोसेस हो सकता है, लेकिन वो डाइजेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डाइजेशन हमेशा डाइजेस्टिव एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। किसकी प्रेजेंस में होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फूड और सिंपल फूड का मतलब क्या है? देखिए, हम लोग क्या खाते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, लेकिन हमारी बॉडी क्या करती है? फूड को सिंपलेस्ट फॉर्म में यूज कर पाती है। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल रोटी खाई तो आपने कार्बोहाइड्रेट खाया। कार्बोहाइड्रेट है, मान लेते हैं वो ग्लूकोज की चेन है। या आपने चावल खाया, जैसे आपने स्टार्च खाया, तो स्टार्च एक ग्लूकोज की बहुत बड़ी सी चेन है। तो हमारी बॉडी जो है बेटा, वो ग्लूकोज, अलग अलग ग्लूकोज का इस्तेमाल कर सकती है, वो पूरे ग्लूकोज की चेन का यूज नहीं कर सकती। ठीक है, एनर्जी बनाने के लिए। इसलिए बॉडी क्या करती है? पहले उस ग्लूकोज की बड़ी सी चेन को एंजाइम्स की प्रेजेंस में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेती है, यानी कि उसको मोनोसैकेराइड्स में, उसके मोनोमर में तोड़ लेती है और फिर उसका इस्तेमाल करती है। ठीक है, इसी तरह से हमारे फूड में और भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे लिपिड होता है, तो हमारी बॉडी लिपिड का यूज नहीं करेगी, उसको तोड़ेगी उसके मोनोमर्स में। हम प्रोटीन खा रहे हैं तो हमारी बॉडी प्रोटीन का यूज नहीं कर पाएगी, उसके मोनोमर्स में उसको तोड़ देगी। और प्रोटीन के मोनोमर्स क्या होते हैं? दे आर एमिनो एसिड्स। आई होप आपको पता होगी ये बात। प्रोटीन के मोनोमर्स क्या होते हैं? एमिनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो यही हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि ये डाइजेशन कैसे होता है। ठीक, तो चलिए, हमने अभी आपको क्या बताया? द प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स फूड इज चेंज इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म, इसको हम लोग कहते हैं डाइजेशन। और अब यहां पर हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारा फूड क्या होता है, व्हाट इज फूड। तो अगर बच्चों हम लोग फूड की बात करते हैं तो एनसीईआरटी में पहली लाइन है आपके चैप्टर में कि फूड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट, फूड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स।
हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फूड क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है, क्योंकि इसी फूड का इस्तेमाल करके हम लोग एनर्जी बनाते हैं, ठीक। अब ये फूड के कंपोनेंट्स की तरफ बढ़ते हैं, किसकी तरफ बढ़ते हैं हम लोग, फूड के कंपोनेंट्स की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जब हम लोग बेटा फूड के कंपोनेंट्स की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे फूड के दो कंपोनेंट्स होते हैं, कितने कंपोनेंट्स होते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक वो जो हम लोग ज्यादा अमाउंट में लेते हैं यानी मेजर कंपोनेंट्स, क्या है, मेजर कंपोनेंट्स हैं, और दूसरे कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, जिनको हम लोग माइनर कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं। अच्छा, तो मेजर कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, वेरी गुड, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, और फैट्स होते हैं, वेरी गुड, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जो होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं, ये मेजर कंपोनेंट होते हैं। ये मेजर क्यों है, क्योंकि ये हमको ज्यादा मात्रा में चाहिए, ये हमको ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, दे आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट। ये ऐसे कंपोनेंट्स हैं बेटा जो ज्यादा मात्रा में हमको चाहिए, इनको हम लोग क्या कहते हैं, मेजर कंपोनेंट कहते हैं। और इन मेजर कंपोनेंट्स का यूज क्या होता है, दे आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी, यानी ये क्या होते हैं, दे आर द सोर्स ऑफ एनर्जी। हम लोग जो एनर्जी बॉडी बनाती है वो इन्हीं कंपोनेंट से बनाती है, दैट इज मेजर कंपोनेंट। और सोर्स ऑफ एनर्जी होने की वजह से इनको हम लोग कहते हैं प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स ऑफ फूड। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है नीट एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स ऑफ फूड, ठीक है। अब दूसरी तरफ बढ़ते हैं और क्या आते हैं यहां पर, माइनर कंपोनेंट्स। माइनर कंपोनेंट्स वो होते हैं बच्चों विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स, दीज आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स, ये हमको कम मात्रा में चाहिए होते हैं। और इसमें कौन से लोग आते हैं, इट इंक्लूड्स मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। यहां पर मिनरल्स और वाइटामिन्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये हमको एनर्जी नहीं देते हैं, यानी कि ये प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स ऑफ फूड नहीं है, ये हमको बीमारियों से बचाते हैं। यानी जब किसी विटामिन की कमी हो जाती है बॉडी में, ठीक है, तो ये हमको क्या करते हैं, हमारी बॉडी क्या होती है, बीमार हो जाती है। जैसे हम कहें विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है, स्कर्वी, तो ये विटामिन हुआ, ठीक है, विटामिन सी की कमी से बीमारी हो गई, स्कर्वी। अगर हम कहें विटामिन ए की कमी से क्या हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी की कमी से क्या हो जाएगा, बेरी बेरी, ठीक है। विटामिन डी की कमी से क्या हो जाएगा, रिकेट्स। तो ये सब चीजें हैं, यानी कि ये हमको बीमारियों से बचा रहे हैं विटामिन, इसलिए इनको हम लोग कहते हैं बेटा प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ फूड। इनको क्या कहते हैं हम लोग, प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ फूड, ठीक है। तो मेजर कंपोनेंट्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, दे आर प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स ऑफ फूड। और जो हमारे मिनरल्स और विटामिन हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये हमको बीमारियों से बचाते हैं, इसलिए इनको हम लोग कहते हैं प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ फूड। और इसके साथ साथ हमारी बुक में बेटा एक तीसरा कंपोनेंट भी लिखा हुआ है फूड का, जिसको हम लोग कहते हैं वाटर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाटर, H2O, ठीक है, क्या होता है, वाटर। वाटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वाटर की प्रेजेंस में ही क्या होता है बेटा, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, यानी कि मेटाबॉलिज्म होती है। और ये मेटाबॉलिज्म क्या होती है, दिस मेटाबॉलिज्म इज द लिविंग रिएक्शंस, या फिर ऐसी केमिकल रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती हैं या लिविंग सेल के अंदर होती हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। जो भी रिएक्शंस हम लोग केमिस्ट्री की बुक में देखते हैं ना बेटा, वो केमिकल रिएक्शंस कही जाती हैं, उनको हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं कहते, क्योंकि वो तो लैब में हो रही है ना, वो तो एक लैब में हो रही है। लेकिन जो रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रही हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म को इन शॉर्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिविंग रिएक्शंस, दीज आर द लिविंग रिएक्शन। और वाटर करता क्या है, एक तो मेटाबॉलिज्म कराता है, और मेटाबॉलिज्म के साथ साथ ये शरीर में पानी की
कमी से हमको बचाता है, यानी कि इट ऑल्सो प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन। ये किससे प्रिवेंट करता है, किससे बचाता है बच्चों हमको? इट प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन। ठीक है बेटा, आप नोट्स लाइव क्लास में बनाते हुए चलिए, मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा। अगर आप क्लास के साथ नोट्स बनाएंगे तो वही एक तरीका, सही तरीका वही होता है। ठीक है, आपको नोट्स बनाते हुए चलना है, बाकी मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, उसके लिए परेशान ना हो एकदम। ठीक, तो चलिए ये हम लोग ने देखा इसके बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये फूड का डाइजेशन होता कहां पर है भाई? भैया क्या होता है हमारी बॉडी में, देखिए क्या होता है, हमारी बॉडी सेल से बनी, और सेल जब मिलते हैं तो क्या बनता है, हम सबको पता है, टिश्यू बनता है। टिश्यू मिलते हैं तो क्या बनता है बच्चों? टिश्यू मिलते हैं तो टिश्यू सिस्टम बनता है। ठीक, क्या होता है? टिश्यू सिस्टम। जो भी क्वेश्चंस हैं बेटा आप ड्रॉप करते जाइए, मैं कोशिश करता हूं बताने की उसको। ठीक है, टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम मिलते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन मिलते हैं तो क्या बन जाता है हमारा? ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। अच्छा, और हाँ बिल्कुल सही बात है, ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे तो भाई ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है आपकी, एकदम एग्री करते हैं हम। ठीक, ये ऑर्गन ऑर्गन बना दे, ऑर्गेनिज्म बना देता है। अब देखिए कौन से ऑर्गन मिलेंगे तो कौन सा ऑर्गन सिस्टम बनेगा। ऐसा भी तो होता है ना भाई, ऐसा थोड़ी कि कोई भी ऑर्गन तुम मिला दोगे और कोई भी ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा, ऐसा नहीं ना। ऐसे ऑर्गन जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, जब वो मिलते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता है। ऐसे ऑर्गन्स जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, वो मिलते हैं तो एक्सक्रीटरी सिस्टम बनता है। इसी तरह से बेटा वो ऑर्गन्स जो डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ठीक है, जब वो मिलेंगे तो क्या बनेगा? डाइजेस्टिव सिस्टम बनेगा। क्या बनता है? डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। तो डाइजेशन हमारा कहां पर होता है? डाइजेशन टेक्स प्लेस इन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये किसमें होता है बच्चों? ये डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है बेटा। ठीक है, अच्छा, और डाइजेस्टिव सिस्टम किसका ग्रुप है? इट इज द ग्रुप ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। ऐसे ऑर्गन्स जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं बेटा, उनको हम लोग क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने चलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, एक सेकंड रुकिए, चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखिए जरा क्या होता है यहां पर बेटा, अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम की, किसकी बात करते हैं हम लोग? डाइजेस्टिव सिस्टम की। ठीक, तब क्या होगा, हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट्स में हम लोग पढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सी चीजें आती हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड्स एलिमेंट्री कैनाल। यहां पर पहला पार्ट क्या है बेटा? एलिमेंट्री कैनाल है, और दूसरा पार्ट होता है बेटा एसोसिएटेड ग्लैंड्स। यानी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम किससे मिलकर के बनता है बच्चों? इट इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल और उससे लगे हुए जो ग्लैंड्स हैं। और ये ग्लैंड्स कौन से हैं भाई? डाइजेशन वाले ग्लैंड है ना, यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनाल और इससे लगे हुए जो ग्लैंड्स होते हैं, जब ये मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। अब हम लोग बच्चों कुछ बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग एलिमेंट्री कैनाल। जब एनसीईआरटी में आप देखेंगे बेटा तो सेकंड पेज पर चैप्टर की ऐसा कुछ एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा ना, कुछ इस तरह से आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आई होप आ रहा होगा। तो इस डायग्राम को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये डायग्राम किसका है बेटा? दिस डायग्राम इज ऑफ अवर एलिमेंट्री कैनाल। ये क्या बनाया है हमारी बुक में? डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा बनाया है इन्होंने। दे हैव मेड ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये देखिए बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने अभी आपसे क्या कहा? दो चीजें होती हैं, एक होती है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा उससे लगे हुए ग्लैंड्स। ठीक है, एक है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा उससे लगे हुए ग्लैंड्स। तो हम लोग पहले एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहां पर हम लोग पहला पार्ट पढ़ रहे हैं बेटा, दैट इज द एलिमेंट्री कैनाल। मेरी बात को सुनते जाइएगा बहुत ध्यान से आप लोग, है ना। एलिमेंट्री कैनाल देखते हैं। एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, तो एलिमेंट्री कैनाल जो होता है हमारा एक लॉन्ग ट्यूब लाइक ऑर्गन होता है। ये क्या है बेटा? इट इज ए लॉन्ग ट्यूब लाइक ऑर्गन।
ये क्या है बच्चों? एक लॉन्ग ट्यूब लाइक ऑर्गन होता है विच इज ओपेंड एट बोथ द एंड्स, जो दोनों ही एंड से क्या होता है? खुला हुआ रहता है। अब ये बोथ एंड क्या है? हमारे एलिमेंट्री कैनाल की पहली ओपनिंग को यानी स्टार्टिंग को हम लोग कहते हैं बच्चों माउथ, और इसकी एंड को हम लोग क्या कहते हैं? एनस कहते हैं। और बेटा माउथ से लगाकर एनस तक जो भी चीजें आती हैं वो किसका पार्ट होती हैं? एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होती हैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही, आप सबने आंसर दिया, वेरी गुड। अच्छा, तो अब और आगे बढ़ते हैं बेटा और समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में मुझे एक पॉइंट अभी जो याद आ रहा है कि एलिमेंट्री कैनाल से एक बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था कि विच इज द लॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी का लॉन्गेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है? तो लॉन्गेस्ट ऑर्गन भी बॉडी का कौन सा है? एलिमेंट्री कैनाल है। इट इज द लॉन्गेस्ट बॉडी ऑर्गन। ठीक है। अच्छा, आप हमको बता सकते हैं विच इज द लार्जेस्ट बॉडी ऑर्गन? लार्जेस्ट बॉडी ऑर्गन, नंदनी कह रही है कि लीवर है, सकीना भी कह रही है लीवर है, अरीजा भी कह रही है लीवर है, बहुत सारे लोग लीवर कह रहे हैं। अब हम आप सबको बताते हैं बेटा कि आप हमको बताइए लीवर ग्लैंड है कि ऑर्गन है? बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन तो खुद ही एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट हो गया ना। ठीक है, बताइए बेटा। आप जो कह रहे हैं, हमने आपसे पूछा लार्जेस्ट ऑर्गन, आपने आंसर दिया लार्जेस्ट ग्लैंड। लार्जेस्ट ग्लैंड तो लीवर है, नो डाउट, लेकिन अगर लार्जेस्ट ऑर्गन की बात करते हैं बेटा, तो ऑर्गन में आ जाता है हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन हमारी स्किन है। वेरी गुड, बहुत सही कहा मोहम्मद अकामा ने। ठीक है, हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है बेटा? स्किन है। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन, तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, जब लार्जेस्ट ऑर्गन पूछा जाए तो स्किन, और जब लार्जेस्ट ग्लैंड पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? लीवर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, हमारी एलिमेंट्री कैनाल में पहला स्ट्रक्चर जो आता है बेटा वो कौन सा होता है? माउथ। एलिमेंट्री कैनाल का पहला पार्ट क्या आता है? माउथ। माउथ के बाद इन सबको हम लोग पढ़ेंगे कि करके, सबसे पहले आता है बेटा माउथ। माउथ के बाद दूसरा पार्ट हमारी एलिमेंट्री कैनाल का जो आता है वो कौन सा है? फेरिंग्स। फेरिंग्स जो होता है बच्चों, ये किसमें खुलता है? हमारी एलिमेंट्री कैनाल के तीसरे पार्ट में, जिसको हम लोग ओएसोफेगस कहते हैं। और बच्चों ओएसोफेगस किसमें खुलता है? इट ओपन्स इनटू द फोर्थ पार्ट ऑफ अवर एलिमेंट्री कैनाल विच इज नोन एज स्टमक। ठीक है, तो हम लोग ने क्या देखा? माउथ, माउथ के बाद क्या आता है बच्चों? फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ओएसोफेगस, ओएसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद बेटा आता है पांचवा पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या कहते हैं इसको हम लोग? स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं बेटा। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अपने आप में तीन पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारा डिओडेनम, दूसरा होता है जेजुनम, और तीसरा होता है इलियम। और बच्चों ये स्मॉल इंटेस्टाइन किसमें खुलता है? लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है। किसमें खुलता है? ये खुलता है लार्ज इंटेस्टाइन में। और बेटा लार्ज इंटेस्टाइन के भी तीन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स हैं? वन इज अवर सीकम, देन कोलन, एंड देन रेक्टम। और रेक्टम किसमें खुल जाता है बच्चों? इसकी ओपनिंग को ही हम लोग एनस कहते हैं। ठीक है, तो हमने आपको बताया ना कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल जो है बेटा, इसकी दो ओपनिंग है, एक माउथ और एक एनस। ठीक है, तो ये हम लोग ने देखा। अब यहां पर हमने बेटा इसलिए डायग्राम में ये नहीं बताया क्योंकि डायग्राम में इन्होंने स्मॉल इंटेस्टाइन लिखा नहीं है, उसके पार्ट्स बताए हुए हैं, लेकिन आपको लेबलिंग जरूर ध्यान रखनी है। अब देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट आ गया डिओडेनम। ये देखिए, ये डिओडेनम है। डिओडेनम किसमें खुलता है? जेजुनम में। जेजुनम किसमें खुलता है? इलियम में। इसकी बात करेंगे हम लोग, कोशिश करेंगे कि आज ही इसकी बात करें हम लोग। ठीक है, और इसके बाद क्या आता है? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट कौन सा है बेटा? आप देख सकते हैं अपनी बुक में, सीकम। सीकम के बाद आता है हमारा कोलन। कोलन अपने आप में चार पार्ट्स में बटा है बेटा, एक असेंडिंग है, दूसरा ट्रांसवर्स है, तीसरा डिसेंडिंग है, और चौथा सिग्मॉइड। तो अभी हमको ध्यान रखना है सीकम, सिर्फ कोलन ध्यान रखना है। ठीक, और उसके बाद लास्ट पार्ट आता है जिसको हम लोग रेक्टम कहते हैं, और हमारे सीकम से वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स निकलता है। ये सब हम आपको अभी सिखा देंगे, आज ही कोशिश करके सिखा देंगे। और इसके बाद क्या होता है? लास्ट पार्ट आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? एनस कहते हैं। ठीक, आई होप इतना समझ गए आप लोग कि नहीं? तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम आपसे कहें कि पार्ट्स एक ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए, तो सबसे पहले क्या आएगा? माउथ आएगा। माउथ के बाद क्या आएगा? फेरिंग्स आएगा बेटा। ठीक है, फेरिंग्स के बाद मोटी मोटे तौर पे अगर बात करें, फेरिंग्स के बाद क्या आएगा बच्चों? ओएसोफेगस आएगा। ओएसोफेगस के बाद क्या आएगा? हमारा स्टमक आएगा। स्टमक के बाद क्या आएगा बेटा?
स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या आएगा बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद फाइनली क्या आ जाएगा, इसकी ओपनिंग, दैट इज एनस। और यही स्ट्रक्चर्स एक ऑर्डर में लगे होते हैं। बेटा विंड पाइप जो होता है, विंड पाइप हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, वो एपिग्लॉटिस से कवर्ड होता है, जो कुछ बच्चा पूछ रहा है, ठीक है, तो वो बात करेंगे हम लोग, अभी पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, तो परेशान मत होइए, पेशेंस रखिए थोड़ा सा, क्लास एक बार हो जाए और आपको तब कोई डाउट रहे तो आप बिल्कुल पूछिए, ठीक। अभी मैं जो कह रहा हूं आप उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, ठीक। तो अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं बेटा। पहला पार्ट आता है हमारा माउथ। हमने आपसे पहले भी कहा बेटा कि बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, क्योंकि उतना टाइम नहीं है हमारे पास, है ना, तो जितना मैक्सिमम हम लोग कवर कर पाएंगे, ठीक है, तो हम लोग वैसे चलेंगे, ठीक। चलिए, तो पहला पार्ट आता है बेटा माउथ। बात समझिएगा, हमारे एलिमेंट्री कैनाल का पहला पार्ट क्या होता है, माउथ। माउथ की बात करते हैं बेटा, तो माउथ होता क्या है, माउथ बच्चों एक स्लिट लाइक ओपनिंग होती है। माउथ क्या होता है, एक स्लिट लाइक ओपनिंग है, कहां पर, बिटवीन अपर एंड लोअर लिप्स। अपर और लोअर लिप के बीच में क्या होता है, एक स्लिट का मतलब एक पर्दे की तरह ओपनिंग है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, माउथ कहते हैं, ठीक है। तो ये एक स्लिट लाइक ओपनिंग है अपर और लोअर लिप के बीच में, जिसको हम लोग माउथ कहते हैं। हमारी एनसीईआरटी कहती है बेटा कि जो माउथ है, ठीक है, माउथ की कैविटी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, माउथ की कैविटी को हम लोग कहते हैं ओरल कैविटी या फिर बक्कल कैविटी। माउथ की कैविटी को हम लोग बेटा ओरल कैविटी या फिर बक्कल कैविटी कह सकते हैं, ठीक। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया, ठीक, ओरल कैविटी या फिर बक्कल कैविटी हम लोग इसको कह सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा इस बक्कल कैविटी में कई सारी चीजें आती हैं, जैसे जैसे इस बक्कल कैविटी में क्या आता है, सबसे पहले तो हमारा टीथ आता है, दांत जिसको हम लोग कहते हैं। इसी बक्कल कैविटी में फिर से देखते हैं थोड़ा सा साफ से, देखिए इसमें क्या आता है बेटा, इसमें टीथ आता है, हमारे माउथ में टंग होती है, ठीक है, हमारे माउथ में पैलेट होता है। पैलेट का मतलब क्या होता है, तालू, ठीक है, क्या होता है बेटा, तालू होता है, ठीक। हमारे माउथ में क्या होता है, चीक्स होते हैं, गाल जो है हमारे, ठीक। तो ये सब चीजें हैं। अच्छा, तो टंग क्या बनाती है, टंग जो होती है ये फ्लोर बनाती है, इट मेक्स फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी, ठीक है, वेरी गुड, बक्कल कैविटी का ये फ्लोर बनाती है। पैलेट क्या बनाता है बच्चों, रूफ बनाता है बक्कल कैविटी का, रूफ ऑफ बक्कल कैविटी। और चीक्स क्या बनाते हैं, ये जो गाल है ये क्या बनाते हैं बेटा, ये दीवार बनाते हैं, साइड की दीवार है ना, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, बायोलॉजी में साइड को क्या कहते हैं, लेटरल। तो ये क्या बनाता है, इट मेक्स लेटरल वॉल ऑफ बक्कल कैविटी, ठीक। अब एक एक करके हम लोग स्ट्रक्चर को पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो चलिए देखते हैं जल्दी से। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों किसकी, टीथ की, ठीक है। अच्छा, टीथ की बात करते हैं। टीथ क्या होते हैं बेटा, टीथ जो होते हैं दे आर द ऑर्गन ऑफ मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन का मतलब चबाना, मैस्टिकेशन का मतलब क्या होता है, चबाना। तो टीथ क्या है, ये चबाने वाले ऑर्गन्स हैं। टीथ क्या है, चबाने वाले ऑर्गन्स हैं, यानी दीज आर द ऑर्गन्स फॉर मैस्टिकेशन। हमारी बॉडी में खाने को चबाने के लिए कौन से ऑर्गन दिए हुए हैं, टीथ दिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, टीथ की स्टडी को अच्छा क्या बोलते हैं हम लोग, कोई बता सकता है, टीथ की स्टडी को बच्चों हम लोग बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। क्या बोलते हैं बेटा, ओडोंटोलॉजी, वेरी गुड शाजिया, ठीक है। बीडीएस नहीं बोलते हैं, बीडीएस नहीं बोलते हैं बेटा, बीडीएस नहीं बोलते हैं, टीथ की स्टडी को ओडोंटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। बीडीएस तो वो कोर्स होता है जहां पर आप ओडोंटोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया, टीथ की स्टडी को हम लोग ओडोंटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब आगे बढ़ते हैं बेटा, तो ह्यूमन डेंटिशन की बात करते हैं। हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं बेटा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को चैप्टर कवर करना है, और एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी मत पढ़िए, है ना। बायोलॉजी की बात कर रहा हूं मैं, एनसीईआरटी में आप बेटा अदर देन बायोलॉजी कुछ भी मत पढ़िए, सब बायोलॉजी से आएगा, सब एनसीईआरटी से आएगा, ठीक है। एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी मत पढ़िए, ठीक है। चलिए, ह्यूमन डेंटिशन में एनसीईआरटी ने हमारे कुछ कंडीशंस बताई हैं, जैसे
इन्होंने बच्चों पहली कंडीशन बताई है जो हम लोगों में मिलती है कि हम लोगों में बेटा डाइफाइडोंट कंडीशन मिलती है, डाइफाइडोंट कंडीशन मिलती है। अच्छा भाई, ये डाइफाइडोंट कंडीशन क्या होती है? डाइफाइडोंट कंडीशन का मतलब होता है कि हम लोगों में दो तरह के दांत निकलते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात, ठीक है, ठीक है। हमारी बॉडी में दो तरह के दांत निकलते हैं, यानी कि टू टाइप्स ऑफ टीथ, दो तरह के टीथ होते हैं हम लोगों में। कितने टीथ होते हैं? टू टाइप्स ऑफ टीथ। अब ये मत समझिएगा कि भैया ये तो सर इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर और मोलर चार तरह के होते हैं, यहां पर उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, डाइफाइडोन कंडीशन की बता रहे हैं बात। डाइफाइडोन कंडीशन का मतलब होता है बेटा दो तरह के दांत। कुछ दांत वो जो हम लोगों में टेम्परेरी होते हैं, यानी दूध के दांत होते हैं जो, ठीक है, यानी कि उनको हम लोग कहते हैं टेम्परेरी टीथ। ये कौन से होते हैं बेटा? टेम्परेरी टीथ। या फिर बच्चों हम लोग इनको मिल्क टीथ भी कहते हैं, या फिर बच्चों हम लोग इनको लैक्टियल टीथ भी कहते हैं। कौन कौन से हो गए? मिल्क टीथ। कौन से हो गए बेटा? मिल्क टीथ हो गए, ठीक। लैक्टियल बोल दीजिए, लैक्टियल टीथ बोल दीजिए, मिल्क टीथ बोल दीजिए, टेम्परेरी टीथ बोल दीजिए, सबका मतलब वही है, ठीक। और इनकी संख्या कितनी होती है बेटा हमारे बॉडी में, यानी हमारे माउथ में? दे आर 20 इन नंबर, ये संख्या में 20 होते हैं, ठीक है। ये वो दांत होते हैं बेटा जो दांत टूट जाते हैं दोबारा निकलते हैं ना, हम लोग जब छोटे होते हैं तो उसको होता है ना, ठीक है। और बेटा ये कंडीशन हो गई, ठीक। अच्छा, डाइफाइडोन कंडीशन। उसके बाद दूसरे तरह के जो दांत होते हैं वो होते हैं बेटा परमानेंट टीथ। कौन से होते हैं? परमानेंट टीथ होते हैं। और भैया परमानेंट टीथ जब निकलते हैं ना तो इनको ना टूटने देना, क्योंकि ये अगर टूट गए तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। मामला गड़बड़ यूं होगा बेटा कि ये दांत दोबारा नहीं निकलेंगे। लैक्टियल टीथ यानी टेम्परेरी टीथ या दूध के दांत जो मिल्क टीथ है, ये टूट गए तो दोबारा निकल आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर परमानेंट टीथ टूटा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। 18 की एज में जो निकलता है बेटा वो अलग होता है, वो अभी बात करेंगे हम, ठीक है। ये परमानेंट टीथ कितने होते हैं? दे आर 32 इन नंबर। बात को समझिएगा, ये कितने होते हैं? 30। अरे भाई टेम्परेरी टीथ जो 20 गिरे वो भी तो दोबारा निकले ना। अब जब वो दोबारा निकले तब वो परमानेंट हो गए, है कि नहीं? अब जब वो दोबारा निकले बेटा तब वो क्या हो गए? तब परमानेंट हो गए। तो ये क्या है? परमानेंट टीथ हो गए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक दूसरी कंडीशन हमारी एनसीईआरटी जो बताती है, एक कंडीशन होती है डिसिडुअस कंडीशन। यही जो हमारे टेम्परेरी टीथ है, ये क्या शो करते हैं? डिसिडुअस कंडीशन, डिसिडुअस कंडीशन। अच्छा, डिसिडुअस कंडीशन क्या है? डिसिडुअस का मतलब होता है गिर जाने वाले दांत। कौन से? गिर जाने वाले। डेसिडुअस का मतलब होता है ऐसे दांत जो गिर जाते, तो ऐसी कंडीशन हम लोग शो करते हैं, ठीक है बेटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? जो गिर जाने वाले दांत हैं वो डेसिडुअस, यानी जो टेम्परेरी टीथ गिर जाते हैं दोबारा निकलते, तो डेसिडुअस कंडीशन भी ह्यूमन शो करता है। अगली कंडीशन ह्यूमन जो शो करता है बेटा वो हमारी बुक में दी है थीकोडोंट कंडीशन। थीकोडोंट कंडीशन का मतलब होता है हमारी बॉडी में जो दांत हैं वो हड्डी के बने हुए जबड़े में धसे हुए हैं। थीकोडोंट का मतलब क्या होता है बेटा? टीथ आर एम्बेडेड इन द बोनी सॉकेट। टीथ किस में एम्बेडेड है बेटा? ये हड्डी के बने हुए धांसे में क्या है? धसे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं बेटा, थीकोडोंट के बाद कौन सी कंडीशन आती है? थीकोडोंट के बाद तो हम लोग ने कुछ दो तीन कंडीशंस पढ़ी, डाइफाइडोंट कंडीशन, डेसिडुअस कंडीशन, थीकोडोंट कंडीशन हो गई, ठीक है। ये कुछ कंडीशन है, और एक हेट्रोडोंट कंडीशन। वेरी गुड। कौन सी आती है बेटा? हेट्रोडोंट कंडीशन। कौन सी कंडीशन आती है? हेट्रोडोंट कंडीशन आती है। हेट्रोडोंट कंडीशन का मतलब क्या होता है? इट मींस मोर देन वन टाइप ऑफ टीथ। एक से ज्यादा तरह के दांत होते हैं हम लोगों में। और ये एक से ज्यादा तरह के दांत कौन कौन से हैं? जैसे कि इंसीजर्स। क्या होते हैं? इंसीजर्स होते हैं। कुछ क्या होते हैं? कैनाइंस होते हैं। कुछ क्या होते हैं? प्रीमोलर्स होते हैं, आपने सबका नाम सुना होगा आई होप। और कुछ क्या होते हैं? मोलर्स होते हैं। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स, ये चार तरह के दांत हैं, ठीक है। अब इसमें इंसीजर क्या करते हैं बेटा? इंसीजर जो होते हैं ये दे आर गिवन फॉर कटिंग ऑफ फूड।
कटिंग ऑफ फूड, ये फूड को कट करने के लिए जो हम लोग, फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर रहे हैं, आप कुछ खा रहे हैं तो किस दांत से काटते हैं, सामने वाले ना, तो ये क्या है, आप हमको देख सकते हैं, ये वाले जो सामने वाले दांत हैं ये, ठीक है, तो ये इंसीजर्स हैं, ठीक। अच्छा, तो ये कटिंग ऑफ फूड हो गया। फिर आते हैं कैनाइंस। कैनाइंस क्या करते हैं, ये टीयरिंग ऑफ फूड करते हैं। ये क्या करते हैं, टीयरिंग ऑफ फूड। फूड बेसिकली फ्लैश की हम लोग बात करें, मांस जो होता है, ठीक है ना, मांस जो होता है इसको क्या करता है, फाड़ देता है। लेकिन हम लोग तो ऐसा करते नहीं है बेटा, हम लोग की बॉडी में क्या होता है, कैनाइंस होते जरूर है ना, लेकिन कैनाइंस हम लोगों की बॉडी में वेस्टिजियल टीथ है। क्या है ये कैनाइंस, दीज कैनाइंस आर, मैं इधर लिख देता हूं, दे आर वेस्टिजियल टीथ। वेस्टिजियल टीथ होते हैं। वेस्टिजियल का मतलब ये बॉडी में है जरूर, लेकिन इनका कोई काम नहीं है बॉडी में। क्यों, क्योंकि इंसान जो था बेटा पहले कच्चा गोश्त खाता था, तो वो गोश्त को फाड़ देता था, उस टाइम पे हमारे कैनाइंस की जरूरत थी। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन, मानव सभ्यता आगे बढ़ी, हम लोगों ने खाने को पका करके खाना शुरू कर दिया। और जब बेटा हम लोग ने खाने को पका करके खाना शुरू किया, तो कैनाइंस का यूज अपने आप क्या हो गया, कम हो गया। और बेटा जब किसी ऑर्गन का यूज धीरे धीरे करके जनरेशन बाय जनरेशन कम हो जाता है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में वो किस में बदल जाता है, वेस्टिजियल में बदल जाता है। तो कैनाइंस हमारे एंसेस्टर्स में यूजफुल थे, लेकिन आज के समय में वो नॉन फंक्शनल है। तो ये कैसा है, वेस्टिजियल टीथ है, ठीक है। जबकि आप अगर कार्निवोर्स को देखें बेटा, जो लोग मांस खाते हैं, जो जानवर, जैसे डॉग देख लीजिए, बिल्ली है या शेर है, तो उसके दो दांत साइड में, मतलब ऊपर नीचे चार दांत बहुत लंबे मतलब निकले रहते हैं, वो क्या होते हैं, दे आर कैनाइंस, वो कैनाइंस होते हैं। अब तीसरे और चौथे कौन से बेटा, प्रीमोलर्स और मोलर्स। इनका क्या फंक्शन होता है, ग्रिंडिंग ऑफ फूड। ये क्या करते हैं, खाने को चबाते हैं। ये क्या करते हैं, ग्रिंडिंग ऑफ फूड, ठीक है। ये क्या करते हैं बेटा, ये खाने को चबाने का काम करते हैं, ठीक। तो ये हम लोग ने क्या देखा, चार तरह के दांत हो गए, ठीक है। ग्राइंडिंग बेटा, ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग, च्यूइंग जिसको कहते हैं, च्यूइंग, चबाना, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग, तो अब हम लोग देखते हैं हमारी बॉडी के अंदर टीथ का अरेंजमेंट भी तो होता है, ठीक है। और टीथ के अरेंजमेंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हाँ बेटा, ब्यूनोडॉन्ट कंडीशन भी मिलती है। ब्यूनोडॉन्ट कंडीशन का मतलब होता है बेटा राउंड कस। ब्यूनोडॉन्ट कंडीशन का मतलब होता है राउंड कस, ठीक है। उतना डिटेल में मैं जाना नहीं चाह रहा हूं बेटा, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड हम लोग रखेंगे, वरना क्योंकि आपके एग्जाम में पूरा टोटली एनसीईआरटी आता है बायोलॉजी में, ठीक है। तो उसको आप जितना अच्छे से पढ़ ले उतना बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो इट्स बेटर टू रीड एनसीईआरटी फ्रॉम मतलब 5 to 10 टाइम्स रादर देन 5 to 10 बुक्स फॉर वन टाइम। आप 5 किताबें 10 एक एक बार पढ़ें, उससे बेहतर आप एनसीईआरटी को 5 बार पढ़ लें, आप सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। बेटा जैनब, मैं पूरी पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, परेशान मत होइए, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, हम पूरी पीडीएफ आपको एज इट इज शेयर कर देंगे, बिल्कुल परेशान मत होइए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं बेटा, डेंटल फॉर्मूला के बारे में पढ़ते हैं। दांतों के अरेंजमेंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, डेंटल फॉर्मूला की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेंटल फॉर्मूला की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये डेंटल फॉर्मूला क्या होता है भैया, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे ही बेटा, ऐसा फॉर्मूला जो हमारे दांतों को रिप्रेजेंट करे, दांतों के अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करे, वेरी गुड, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेंटल फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है। तो डेंटल फॉर्मूला क्या है, द फॉर्मूला विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन द बक्कल कैविटी, ठीक है। बक्कल कैविटी में जिस फॉर्मूले से हम लोग दांतों के अरेंजमेंट को बताते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ठीक है, डेंटल फॉर्मूला कहते हैं। डेंटल फॉर्मूला को कैसे लिखते हैं हम लोग, इट मींस द टीथ ऑफ अपर रैमस, टीथ ऑफ अपर रैमस अपॉन टीथ ऑफ लोअर रैमस इनटू 2। रैमस का मतलब बता सकते हैं क्या होता है, रैमस का मतलब क्या होता है, कैन एनीवन टेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैमस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैमस। नहीं, रैमस का मतलब मसल नहीं, हाँ जॉ तो होता है, यहां तक सही है, जॉ नहीं बेटा। अब एग्जैक्ट आप काफी हद तक वहां पर है,
आधा जॉ, हाफ जॉ, आधे जबड़े को, तभी तो हम लोग बेटा इंटू 2 करते हैं, यानी आधा जबड़ा इधर है ना, रेमस का मतलब हाफ जॉ, रेमस का मतलब क्या होता है, हाफ जॉ। आधे जबड़े को बेटा क्या कहा जाता है, रेमस कहा जाता है। आधे जबड़े को क्या कहते हैं हम लोग, रेमस कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो ऊपरी जबड़े का आधा भाग, ठीक है, और निचले जबड़े का आधा भाग, ठीक है, अपर जॉ, ऊपरी जबड़े के आधा भाग रेमस है, निचले जबड़े का आधा भाग रेमस है। ठीक है, तो तभी हम लोग क्या करते हैं, इंटू 2 करते हैं, वरना भाई आप अगर इधर हाफ जॉ लिखेंगे, नीचे वाला हाफ जॉ लिखेंगे, इंटू 2 नहीं करेंगे तो टोटल टीथ कैसे आएंगे, यही तो होता है ना। चलिए, अब डेंटल फॉर्मूला में हम लोग कैसे टीथ को रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले इंसीजर को, फिर कैनाइंस को, फिर प्रीमोलर्स को, और फिर मोलर्स को, और नीचे भी यही करते हैं, इंसीजर को, ये लोअर इंसीजर, लोअर कैनाइन, लोअर प्रीमोलर और लोअर मोलर। ठीक, अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं, इंटू 2 भी करते हैं हम लोग, तभी टोटल टीथ आते हैं। हालांकि एनसीईआरटी में हमारे सिर्फ 2123/2123 लिखा है, लेकिन एग्जैक्ट क्या होता है, इंटू 2 भी किया जाता है। हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड जो देख रहे हैं वहां पर हम लोगों को 2123 दिया हुआ। ठीक है, डेंटल फॉर्मूला आपको बेटा तीनों लेवल पे याद रखना है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला, एडोलसेंट का डेंटल फॉर्मूला, और एक एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला। ठीक है, चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये होता है 2102 अपॉन 2102, और जब आप इंटू 2 करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टीथ निकल आएंगे बेटा, वो होंगे 20। यानी कि भाई दो इंसीजर कैनाइंस एब्सेंट है, चाइल्ड में कौन सा दांत एब्सेंट है, सॉरी प्रीमोलर्स एब्सेंट है। ठीक है, कौन से एब्सेंट है, प्रीमोलर एब्सेंट है, मुझे क्वेश्चन पूछा जाता है वो कौन से दांत हैं जो बच्चों में नहीं होते, वो होते हैं प्रीमोलर्स। ठीक है, तो 2102 अपॉन 2102। ठीक है, तो आपने आधे ऊपर के लिखे, आधे नीचे के लिखे, यानी 5 ऊपर हुए 5 नीचे, तो भाई इंटू 2 करोगे तभी तो टोटल नंबर आएगा बेटा, तो क्या हो जाएगा 20 टीथ। फिर एडोलसेंट की बात करते हैं, यानी ऐसे बच्चे जो 12 से 18 के बीच के हैं, जैसे आपकी एज ग्रुप में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, ठीक, जो आप लोग पढ़ रहे हैं। अब इसका होता है 2122 अपॉन 2122 इंटू 2, और जब टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। यानी कि अपर में अच्छा क्वेश्चन ऐसे पूछेगा वहां पे, वो कौन से दांत हैं जो एक बच्चे में नहीं थे, एक चाइल्ड में नहीं थे, लेकिन एडोलसेंट में है। एक चाइल्ड में नहीं थे लेकिन एडोलसेंट में है, वो दांत कौन से हैं, प्रीमोलर्स। समझे कि नहीं समझे, आई होप, वेरी गुड, प्रीमोलर्स हैं वो। ठीक, अच्छा, और फिर एडल्ट की बात करते हैं, तो एडल्ट में क्या हो जाता है, सिर्फ एक दांत बढ़ जाता है, जो भाई ये इंसीजर हुए, ये कैनाइन, ये प्रीमोलर और ये मोलर। ठीक, एडल्ट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 2123 जो हमारी एनसीईआरटी में दिया है, अपॉन 2123 इंटू 2, और ये टोटल करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 32। और क्वेश्चन ये पूछता है एडल्ट में 18 साल की एज के बाद कौन सा दांत निकलता है, यहां पर कौन सा दांत बढ़ता है, थर्ड मोलर इज इंक्रीज, थर्ड मोलर बढ़ जाता है। कौन सा मोलर बढ़ता है, थर्ड, दो मोलर तो पहले ही निकले हुए थे। ठीक है, ये थर्ड मोलर है, और इसको हम लोग कहते हैं, थर्ड मोलर को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, विजडम टूथ। क्या कहते हैं, विजडम टूथ कहते हैं। ठीक है, अकल दाढ़ जिसे बोलते हैं। ठीक है, हालांकि अकल हम लोगों के 18 साल के बाद नहीं आती है बेटा, अकल ठोकर खाने के बाद आती है। लोग गलत कहते हैं कि बादाम खाने के बाद अकल आती है। ठीक है, जब आप फेल होंगे तब आपको अकल आएगी, तब आप और अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। खैर, तो आगे बढ़ते हैं, तो आज से आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अकल जो है ठोकर खाने के बाद आती है, तो ऐसा नौबत ना आने दीजिए कि हम लोगों को ठोकर खानी पड़े। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक बेटा, ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ा रहे हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब आगे बढ़ेंगे बेटा, तो ये थर्ड मोलर को हम लोग क्या कहते हैं, विजडम टूथ कहते हैं। और आपको पता है ये भी क्या है, वेस्टिजियल है। ये भी क्या है बेटा, ये भी हमारा वेस्टिजियल टूथ है, इसका भी कोई काम नहीं है। इतनी देर में निकला भैया, 18 साल हम बच्चे से जवान हो गए। ठीक है, बच्चे से जवान हो गए, तो अब निकलने से क्या फायदा, इतना सारा हम खा पी चुके हैं। ठीक, खैर, तो ये क्या है, ये भी वेस्टिजियल टीथ है, इसका भी कोई काम नहीं है, बस निकल रहा है तो निकल रहा है। ठीक, कहाँ रहता है बेटा, ग्रो ही नहीं करता तो रहता कहाँ है। ठीक है, ये 18 साल के बाद निकलेगा। ठीक है, वेस्टिजियल का मतलब होता है ऐसे ऑर्गन्स जो हमारे एंसेस्टर्स में, हमारे पूर्वजों में, ठीक है,
फंक्शनल था, लेकिन आज के समय में वो नॉन फंक्शनल है, ऐसे को हम लोग वेस्टिजियल कहते हैं। द ऑर्गन्स विच वर फंक्शनल इन अवर एंसेस्टर्स बट आर नॉन फंक्शनल इन द प्रेजेंट डे ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो ऑर्गन्स हमारे पूर्वजों में फंक्शनल थे लेकिन आज के समय में वो नॉन फंक्शनल है, उनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? उनको हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं, और ये टीथ भी क्या है? वेस्टिजियल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो ये 32 टीथ हो गए। तो बेटा चाइल्ड में टोटल टीथ 20, एडोलसेंट में 28 और एडल्ट में 32। अब देखिए टीथ से रिलेटेड दो चीजें आप ध्यान रखिएगा, टीथ में दो चीजें होती हैं, एक होता है इनेमिल और दूसरा होता है डेंटाइन। क्या होता है? इनेमिल और डेंटाइन। जितना बेटा बस जरूरी है सिर्फ उतना बता रहे हैं, बहुत ज्यादा खुद नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो बता रहे हैं छोड़िएगा नहीं, ये सारा पढ़ डालिएगा। इनेमिल, हाँ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी बिल्कुल वेस्टिजियल है। ठीक, इनेमिल की बात करते हैं। इनेमिल जो होता है बेटा, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। इट इज द हार्डेस्ट, ये सब क्वेश्चंस हैं बेटा जो बता रहा हूं मैं, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस हमारा इनेमिल है। ठीक, इनेमिल को सिक्रीट कौन करता है? इट इज सिक्रीटेड बाय एमिलोब्लास्ट सेल्स। इसको कौन सिक्रीट करता है बच्चों? एमिलोब्लास्ट सेल सिक्रीट करते हैं। इट इज सिक्रीटेड बाय एमिलोब्लास्ट सेल्स, और एमिलोब्लास्ट सेल सिक्रीट करते हैं इसको। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर इनेमिल की ओरिजिन की बात करते हैं तो इनेमिल इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। इनेमिल की ओरिजिन क्या है? एक्टोडर्म से डिराइव्ड है। किस जर्म लेयर से? वेरी गुड, वेरी गुड अलीना, इससे एक्टोडर्म से डिराइव्ड है, शाबाश। और वहीं डेंटाइन की बात करते हैं तो इसको कौन सिक्रीट करता है बेटा? इट इज सिक्रीटेड बाय, बता सकते हैं? ठीक, जो भी आपका रह गया है वो सब आपको मिल जाएगा, तब आप उससे कवर कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन अभी आप नोट्स जरूर बनाइए। सिक्रीटेड बाय ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। ये कौन सिक्रीट करता है बेटा? ओडोंटोब्लास्ट सेल्स जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। और बेटा डेंटाइन की ओरिजिन कैसी है? द ओरिजिन ऑफ डेंटाइन इज मीजोडर्मल। यानी ये किससे डिराइव्ड है बच्चे? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म। ये हमारी किस जर्म लेयर से? वेरी गुड शामिया, मीजोडर्म से डिराइव्ड है। ठीक, इसको याद रखने का बड़ा आसान सा तरीका है, हम लोगों को याद नहीं रहता है कि इनेमिल किससे डिराइव्ड है, डेंटाइन किससे डिराइव्ड है। ठीक है, ये तो याद रहता है एमिलो और ओडोंटो दो तरह के होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, यहां पर देखिए आप क्या देख रहे हैं? ई फॉर इनेमिल, यहां पर भी ई है, और एमिलोब्लास्ट में भी क्या है? देखिए ई है। ठीक, और डी से डेंटाइन है, और ओडोंटोब्लास्ट की भी स्पेलिंग में डेंटाइन है। तो आप इसको इससे रिलेट कर लीजिए और इसको इससे रिलेट कर लीजिए, क्या प्रॉब्लम है? क्लियर हो गई बात? कोई प्रॉब्लम? ठीक, हाँ बिल्कुल, डेंटाइन जो होता है बेटा उसमें नर्व्स होती हैं। ठीक है, वहां पर नर्व्स होती हैं, बिल्कुल नर्व्स होती हैं। ठीक है, लेकिन उतना डिटेल में हम लोगों को जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि टाइम है कम और हम लोगों को टॉपिक करने हैं ज्यादा से। ठीक है, चलिए, तो इनेमिल, एमिलो, डेंटाइन, ओडोंटो, ओरिजिन जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और यहां पर देखिए कुछ दांत दिए हुए हैं हमारी एनसीईआरटी में। तो ये देखिए इंसीजर, आप देख सकते हैं, डायग्राम जरूर ऑब्जर्व करते हुए चलिएगा बेटा एनसीईआरटी के। ठीक है, तो ये क्या है? ये इंसीजर है बेटा। चलिए, इंसीजर हो गया, ये कैनाइंस, प्रीमोलर्स और मोलर्स, ये इन्होंने दिया है। और ये देखिए सॉकेट, इसी में क्या होते हैं? टीथ आर एम्बेडेड। इसी में टीथ क्या होते हैं? एम्बेड होते हैं। इसी में दांत धसे हुए होते हैं, तभी इसको हम लोग थीकोडॉन्ट कंडीशन कहते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो दांत की बात हो गई। दांत के बाद बेटा अगली चीज हम आपको टंग बताना चाहते हैं। ठीक है, टंग की बात करते हैं। चलिए, हम टंग इसी पेज पे बता रहे हैं, ये मत समझिएगा कि दांत के बारे में हम टंग आपको यहां पर बता रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, टंग की बात करते हैं। टंग की अगर बात करें बेटा, तो टंग एक कैसा ऑर्गन है? टंग भी एक ऑर्गन है बेटा। टंग हमारा कैसा ऑर्गन है? टंग इज ए ग्लैंड्यूलो मस्कुलर ऑर्गन। ये कैसा ऑर्गन है बेटा? ग्लैंड्यूलो मस्क्यूलर ऑर्गन। कैसा ऑर्गन है बेटा? ग्लैंड्यूलो मस्कुलर ऑर्गन है। यानी यहां पर ग्लैंड्स भी होते हैं और मसल्स भी होती हैं, बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, ग्लैंड्स क्या करते हैं? ये म्यूकस वगैरह 11th एनसीईआरटी बेटा, 11th एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं। देखिए
ग्लैंड्स कौन से होते हैं? ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो म्यूकस वगैरह या लिक्विड सिक्रीट करते हैं ताकि फूड जो है वो घुलता रहे, ठीक। अच्छा, और मसल्स कौन सी होती हैं, ये ध्यान रखना है यहाँ पर बेटा, स्केलेटल मसल्स होती हैं। कौन सी मसल्स हैं? स्केलेटल मसल्स होती हैं। अच्छा, स्केलेटल मसल्स कैसी होती हैं, वॉलंटरी की इनवॉलंटरी? स्केलेटल मसल्स कैसी होती हैं, वॉलंटरी की इनवॉलंटरी? वेरी गुड, ये कैसी होती हैं बच्चों? ये वॉलंटरी मसल्स होती हैं। वॉलंटरी का मतलब दे वर्क अकॉर्डिंग टू द विल पावर, दे वर्क अकॉर्डिंग टू अवर विल पावर, यानी हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं। कैसे काम करती हैं? हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं, ठीक है। यानी जब हमारा मन होता है तब हमारी जबान चलती है, जब नहीं होता तो नहीं चलती। बहुत सारे लोग होते हैं हमारी सोसाइटी में जिनकी जबान अब ऐसे ही चला करती है नॉन स्टॉप, लेकिन ऐसे लोगों में नहीं आना है हम लोगों को। खैर, तो ये तो ऐसे ही बात हो गई। आगे बढ़ते हैं। तो ये वॉलंटरी है, कैसा है? वॉलंटरी मसल्स है, ठीक है। यानी दे वर्क अकॉर्डिंग टू अवर विल पावर, हमारी इच्छा के अनुसार ये सब मामला चलता है। अब देखिए बेटा, टंग जो होती है इट मेक्स द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी, है ना। ये क्या करता है बेटा? बक्कल कैविटी का फ्लोर बनाता है। ये क्या बनाता है? इट मेक्स फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी, ये हमारी बक्कल कैविटी का फ्लोर बनाता है, ठीक। अच्छा बेटा, टंग हमारी बक्कल कैविटी के फ्लोर से कैसे जुड़ा रहता है? ठीक है, टंग हमारी बक्कल कैविटी के फ्लोर से कैसे जुड़ा रहता है? टंग इज अटैच्ड टू द बेस, ये हमारे बक्कल कैविटी के बेस से किससे जुड़ा है? अटैच्ड टू द बेस ऑफ बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी बाय द हेल्प ऑफ फ्रीन्यूलम, एक स्ट्रक्चर की मदद से, जिसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीन्यूलम कहते हैं। व्हाट वी कॉल इट एज फ्रीन्यूलम, इसको फ्रीन्यूलम बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी हमारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं। बेटा, टंग की जो सरफेस होती है ना, टंग की सरफेस जो होती है, इसका टेक्सचर कैसा होता है? टेक्सचर समझते हैं, यानी ये सरफेस है, ये हमारा फॉर एग्जांपल फोन है, तो इसका सरफेस कैसा है? इसका सरफेस एकदम स्मूथ है। जैसे अभी कोई चीज ले, उसका सरफेस कैसा हो जाएगा? स्क्रीन बेटा नहीं दिख रही है, स्क्रीन सबको क्लियरली विजिबल है ना बेटा? स्क्रीन विजिबल है सबको? ठीक ठीक ठीक। चलिए, तो टंग का टेक्सचर कैसा होता है बेटा? इट इज रफ। हमारे टंग का टेक्सचर कैसा होता है? रफ होता है। किस वजह से? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम स्ट्रक्चर्स कॉल्ड, ड्यू टू सम प्रोजेक्शंस, कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं हमारी टंग पर, ड्यू टू सम प्रोजेक्शंस, जिनको हम लोग कहते हैं बेटा पैपिले, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? पैपिले कहते हैं। एंड पैपिले में बियर्स टेस्ट बड, टेस्ट बड्स हो सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं बेटा, पैपिले भी अपने आप में कई तरह के होते हैं, लेकिन हम उतना डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं। अगर आपको डिटेल में जाना है तो आप, अभी मैं बताऊंगा क्या करना है ना, हम ही वहां पे आपको बताएंगे क्या करना है, अभी रुके रहिए, ठीक। अगर डिटेल में, ज्यादा डिटेल में जाना है तो आप क्या कर सकते हैं? चलिए, पैपिले में क्या हो सकता है बेटा? टेस्ट बड्स होते हैं, ठीक। और ये क्या करते हैं? सेंस करते हैं टेस्ट को। तो ये किसके बारे में हो गया बेटा? टंग के बारे में हो गया। और इस तरह से हम लोग ने क्या देखा? फिर आता है हमारा चीक्स आता है। चीक्स के बारे में कुछ नहीं याद रखना है यार, चीक्स के बारे में ध्यान रखना, इट मेक्स लेटरल वॉल ऑफ द बक्कल कैविटी, ये हमारे बक्कल कैविटी का लेटरल वॉल बनाते हैं, लेटरल वॉल ऑफ बक्कल कैविटी। और अब आखिरी पार्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं पैलेट। बेटा, फ्रीन्यूलम वो स्ट्रक्चर है, फ्रीन्यूलम वो स्ट्रक्चर है जो हमारी टंग को, जो हमारी टंग को बक्कल कैविटी के बेस से, आप जैसे अपनी जबान उठाएंगे ना, तो यहां पर आपको एक स्किन ऐसी दिखेगी ना, वो फ्रीन्यूलम है। एक खांच ऐसी दिखती है, एक फरो ऐसी दिखती है, वो फ्रीन्यूलम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब अगला आता है बेटा पैलेट। पैलेट का मतलब होता है तालू, ठीक है, तालू। तालू को दो पार्ट्स में बांटा गया बेटा, एक होता है हमारा कौन सा? सॉफ्ट पैलेट, और दूसरा होता है हमारा हार्ड पैलेट। एक है सॉफ्ट पैलेट और एक हार्ड पैलेट। सॉफ्ट पैलेट क्या करता है बेटा? इट इज मेड ऑफ द फोल्डिंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, ये म्यूकस मेम्ब्रेन से बना रहता है। ये किससे बनता है बच्चों?
म्यूकस मेम्ब्रेन से बनता है। और हार्ड पैलेट कैसे बना होता है? इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ बोन्स। बेटा हड्डियों के फ्यूज करने से बनता है। कैसे बनता है? हड्डियों के फ्यूज करने से। यहां पर आपको थोड़ा सा बाहर जाना पड़ेगा, जो जो चीजें हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं वो जरूर याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर ये किससे बनता है? दो हड्डियों से बनता है। ये हड्डियां कौन सी हैं? बाय द फ्यूजन ऑफ मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन्स। कौन सी हड्डियों से? जितना बता रहे हैं उतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन, ठीक है। टंग बोन कौन सी होती है? हमारी हायोइड बोन जो होती है, अकेली इकलौती ऐसी बोन है जो अलग है, जो किसी से जुड़ी नहीं है, वो टंग बोन है। स्केलेटन जब पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे वहां पे, ठीक है। अभी डाइजेशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैक्सिला और पैलेटाइन बोन, इतना समझ गए? क्लियर है इतना? ठीक बेटा, 5-10 मिनट और रुक जाइए बस, है ना। 5 मिनट रुक जाइए। चाहे हम सोचा था मैंने कि मैं पूरा कवर कर दूंगा आज, ठीक है, मतलब एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर पूरा कर लेंगे हम लोग, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। खैर, तो कल क्लास करेंगे हम लोग, है ना। अभी बात करते हैं उसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे बेटा, तो अब टंग के बाद क्या आता है? ये हमारी बक्कल कैविटी पूरी हो गई, ठीक है। फरो का मतलब होता है खांच। फरो का मतलब होता है खांच। आप जबान देखिए, ऐसे हमको देखिए कैमरे में, ये जबान है, इसको ऊपर उठाया, यहां पे जब आप हाथ लगाएंगे तो एक लंबी सी लकीर ऐसी, एक खाल ऐसी दिख रही है, ठीक है, वो होती है। अब देखिए क्या होता है बेटा, हमारा माउथ हो गया। अब माउथ जो होता है, माउथ किसमें खुलता है? माउथ ओपन्स इनटू, यानी माउथ का मतलब बक्कल कैविटी बेसिकली। बक्कल कैविटी किसमें खुलता है बेटा? बक्कल कैविटी ओपन्स इनटू फेरिंग्स, ठीक है। ये किसमें खुलता है बेटा? फेरिंग्स में खुलता है। इट ओपन्स इनटू फेरिंग्स, ठीक है। और फेरिंग्स के लिए सिर्फ एक ही लाइन बहुत बार पूछी जा रही है एग्जाम में, हमेशा यही लाइन पूछी जाती है कि फेरिंग्स क्या होता है। फेरिंग्स जो होता है बेटा, इट इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ठीक है। ये हवा और पानी के लिए एक कॉमन रास्ता है। ये क्या है बेटा? हवा और पानी के लिए एक कॉमन रास्ता है, एक आम रास्ता नहीं। यहां से हवा भी जाती है, यहां से पानी भी जाता है, ठीक। फेरिंग्स के बेटा 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। फेरिंग्स से कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से? नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, वेरी गुड, एंड लैरिंजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स क्या है? इट इज द नेजल पार्ट ऑफ फेरिंग्स, ठीक। ओरोफेरिंग्स क्या है बेटा? इट इज द ओरल पार्ट ऑफ फेरिंग्स। और लेरिंजोफेरिंग्स क्या है? इट इज द लैरिंजियल पार्ट ऑफ फेरिंग्स। ये फेरिंग्स का कौन सा पार्ट है बेटा? लैरिंजियल पार्ट। इट इज द लैरिंजियल पार्ट ऑफ फेरिंग्स। आई होप आपको ये भी समझ में आ रहा होगा। अब एक चीज समझिए बेटा, हमारा कभी कभी क्या होता है बेटा, हमारा कान जो होता है, हम लोग कान में दवा डालते हैं, वो हमारे हलक में आ जाती है ना, या वो बेसिकली कहां पर आती है? फेरिंग्स में आती है। और फेरिंग्स के कौन से पार्ट में आती है बेटा? नेजोफेरिंग्स में आता है। किसमें आता है? नेजोफेरिंग्स का मतलब क्या है? यहीं पर क्या होता है, जो अलग से पॉइंट हमको ध्यान रखना है, यहीं पर क्या होता है? ओपनिंग ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब। ओपनिंग ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब। बेटा यूस्टेशियन ट्यूब किसका पार्ट है? हमारे मिडिल ईयर से निकला है। हमारे कान से क्या निकलता है? मिडिल ईयर से एक ट्यूब निकलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? यूस्टेशियन ट्यूब। वो यूस्टेशियन ट्यूब हमारे फेरिंग से कनेक्टेड रहता है। तभी क्या होता है बेटा, जब हम लोग चिल्लाते हैं ना, जब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बहुत बड़ा क्या होता है, बहुत बड़ा कोई क्या होगा बेटा, अगर विस्फोट होता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो हमारे कान का पर्दा, उस विस्फोट अगर बहुत तेज होगा, आवाज बहुत तेज होगी, तो हमारे कान के पर्दे में बहुत तेज टकराएगी और कान का पर्दा फट जाएगा, है कि नहीं। तो जब जैसे ही धमाका होता है, हम लोगों की चीख निकलती है। वो चीख निकलती है तो क्या होता है?
जो प्रेशर होता है उसको हम लोग नीचे की तरफ भेज देते हैं, जिससे हमारा कान का पर्दा क्या होता है, बचा रहता है। इसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। तो बाहर से साउंड आया, चीख निकली, जब चीख निकली तो वो उस कान के पर्दे पे इधर से टकराई, उधर से बाहर का साउंड टकराया, तो मेम्ब्रेन क्या हो गई, मेम्ब्रेन हमारी स्टेबल रह गई, फटी नहीं, ठीक, यानी कान का पर्दा नहीं फटा। तो इस तरह से हम लोग ने ये कर लिया। अब फेरिंग्स के बाद आता है बेटा, आप इसके बाद फेरिंग्स के बाद हमारा तीसरा पार्ट आता है, कौन सा, ओएसोफेगस। तो हम लोग ने दो पार्ट्स कर लिए बेटा, माउथ और फेरिंग्स को पढ़ लिया। अब कल की क्लास में आई होप हम लोग आगे बढ़ेंगे, कल की क्लास का टाइम हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो वो हम लोग कोशिश करेंगे। ब्लैक बोर्ड पे आपको प्रॉब्लम हो रही है क्या समझने में, ब्लैक बोर्ड पे प्रॉब्लम हो रही है? अगर बेटा फूड जो है विंड पाइप में चला जाएगा तो आपको खांसी आने लगेगी, ठीक है। अगर फूड ब्लैक बोर्ड कह रहे हैं, अगर फूड आपके विंड पाइप में जाएगा तो खांसी आने लगेगी, ठीक है। और ये खांसी तब तक आएगी जब तक फूड पार्टिकल वहां से निकल ना जाए, ठीक है। बुक अगर देखेंगे तो बुक आपको दो तीन बुक्स, एक तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर खरीद लीजिए, उसके साथ साथ आप खरीद लीजिए बेटा एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं एटलीस्ट 2013 से लेकर के 2021 तक के, ठीक है। 2013 से 2021 तक के पीवाईक्यूज लगाइए, एटलीस्ट 5-6 साल के तो कर ही लीजिए, ठीक है। बेटा यूट्यूब पे लेक्चर, आपको इसी चैप्टर के लेक्चर जो है ना, आपको ये यूट्यूब चैनल है, आप यूट्यूब की बात करें, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर भी आपको बहुत सारे चैप्टर्स के वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इसको जाके, ठीक है। तो आप इसको करिए। तो आपको बुक्स कौन कौन सी लगानी है, बुक्स आपको लगानी है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, जिसमें मतलब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हो। और तीसरा कौन सा है बेटा, पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, ठीक है। तो ये तीन बुक्स तो आपको एटलीस्ट लगानी ही लगानी है, ठीक। चलिए फॉर्मूले में जस्ट अ सेकंड, बेटा आई स्टैंड्स फॉर इंसीजर एंड सी स्टैंड्स फॉर कैनाइंस, ठीक है। तो आज के लिए बस इतनी रखते हैं, बाकी कल की क्लास के लिए हम सर से बात करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग कल भी क्लास करेंगे, ठीक है। चलिए टाइम आपको बता दिया जाए, ठीक। क्लास ठीक लगा आप लोग को ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है। थैंक यू।